तो कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पूरे फैक्ट के साथ मिलती है और आपका खुद का चैनल तो सब्सक्राइब कर लो यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपने बहुत सारे झंडे देखे होंगे, भारत का ऑफिशियल झंडा तो सुना है, लेकिन इसके अलावा भी भारत के 3 और झंडे हैं जो हमारी मिलिट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो। इनके लिए भी एक अलग झंडा है ताकि उसको भी एक रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन नेवी का जो झंडा है उसको चेंज किया जा रहा है। जी हाँ, जब मोदी जी देश के फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत को अनवील करेंगे, लॉन्च करेंगे कोच्चि शिपयार्ड में 2 सितंबर को, तो तभी भारत देश के जो नया इंडियन नेवी का जो नया झंडा होगा उसको अनवील किया जाएगा। और इस बार ये कहा जा रहा है कि जो सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस है ना, हमारी इंडियन नेवी के फ्लैग में जो क्रॉस बना हुआ था ना रेड कलर का, जिसके बीच में सत्यमेव जयते लिखा हुआ था और अशोक सितंबर में होता है, उसको यहाँ पर हटाया जाएगा और नई तरीके से यहाँ पर झंडा बनाया जाएगा। तो आज बात करते हैं इसके बारे में कि ये जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है वो क्या है और जो हमारा झंडा बदलने की इतिहास है वो क्या है नेवी का। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिजनेस स्टैंडर्ड इंडियन नेवी टू गेट ए न्यू इंसाइन, इंसाइन मतलब झंडा, झंडा समझ लीजिए इसको। व्हाट इज चेंजिंग, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ऑन September 2 PM मोदी विल अनवील ए न्यू इंसाइन ऑफ द इंडियन नेवी दैट विल नॉट इंक्लूड द सेंट जॉर्ज क्रॉस। यानी कि यहाँ पर 2 सितंबर को PM मोदी नए झंडे को अनवील करने वाले इंडियन नेवी के लिए, जिसमें सेंट जॉर्ज का क्रॉस नहीं होगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है। तो देखिए, आने वाला 2 सितंबर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। 2 सितंबर के दिन भारत देश का खुद का बनाया हुआ एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लॉन्च किया जाएगा। कुछ सालों पहले कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि भारत खुद से एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। तो 2 सितंबर का दिन काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है और ये खास दिन ना सिर्फ INS विक्रांत के लिए होगा, बल्कि इसी दिन PM मोदी इंडियन नेवी के लिए एक नया झंडा भी देंगे। और इस झंडे में सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस है उसको हटाकर एक नया झंडा पेश किया जाएगा जो नेवी के लिए हर जहाज और हर चीज़ पर लगेगा जिसका इस्तेमाल नेवी करती है। तो देखिए, ये है वो भारतीय नेवी का झंडा जो आप देख सकते हैं कि एक साइड में है भारत का जो ऑफिशियल फ्लैग है वो, और इसके जो 3 तरफ है वो वाइट कलर दिखेगा और बीच में दिखेगा रेड कलर में सेंट जॉर्ज क्रॉस, और इसके बिल्कुल सेंटर में है हमारा देश का एम्बलम। और आप अभी के इंडियन नेवी के फ्लैग को देखोगे तो ये फ्लैग इंग्लैंड के झंडे की तरह दिखेगा, जिसमें भारत का झंडा भी मिलेगा। और इसमें जो रेड क्रॉस है उसको सेंट जॉर्ज क्रॉस कहते हैं। और ये सेंट जॉर्ज क्रॉस आपको ना सिर्फ इंग्लैंड के झंडे में मिलेगा बल्कि ये जॉर्जिया देश के झंडे में भी मिलेगा। मैं आपको दोनों देशों का झंडा दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है यूनाइटेड किंगडम। किस तरह से बना हुआ है? 3 देशों के झंडे को मिलाकर बना है, क्योंकि ये 3 देश और चौथे देश का तो खैर ऑफिशियल कोई झंडा नहीं है, वेल्स का। तो ये 3 देश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन तीनों देशों के झंडों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम का एक कंप्लीट झंडा बनता है। आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड का झंडा बिल्कुल ये सेंट जॉर्ज का झंडा है, सफ़ेद कपड़े पर सेंट जॉर्ज की जो क्रॉस है वो लगा दिया और हो गया इंग्लैंड का झंडा। आप देख सकते हैं इसको। और यही चीज़ भारत के नेवी के फ्लैग में भी है। और ये है जॉर्जिया देश का झंडा। जो जॉर्जिया देश है ना, वो अजरबैजान और रशिया के जो पास है, जो कॉकेशियस माउंटेन्स पर, वो है ये जॉर्जिया देश का झंडा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेंट जॉर्ज का क्रॉस है, और इसके क्रॉस के जो हर बॉक्स में एक अदर क्रॉस भी है, वो भी सेंट जॉर्ज का ही समझ लीजिए, क्योंकि वो भी एक रेड क्रॉस ही है और एकदम सिमेट्रिक है। और आप जो इसमें रेड कलर का क्रॉस देख रहे हो ना, असल में ये सेंट जॉर्ज क्रॉस है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ईसाई योद्धा सेंट जॉर्ज के ऊपर बना है और इन्हें तीसरे क्रूसेड में भाग लिया था। तो अगर आपको क्रूसेड के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 11वीं सदी के बाद लेवेंट एरिया को कब्जाने के मंशा से यूरोपियन साम्राज्यों ने लेवेंट एरिया पर हमला किया था। यानी कि जो यूरोपियन की जो किंगडम्स थे उन्होंने लेवेंट एरिया पर कब्जा करने के इरादे से हमला किया था, कई बार हमला किया है। और अगर आपको लेवेंट एरिया नहीं पता है तो लेवेंट एरिया आज का जो सीरिया, लेबनान, इज़राइल, पैलेस्टाइन और जो जॉर्जिया का एरिया है ना, और जो सिनाई, जो मिस्र का जो सिनाई प्रायद्वीप है, उस एरिया को मिलाकर लेवेंट कहा जाता है। और जो जेरूसलम है वो लेवेंट में ही आता है। और तो लेवेंट और जेरूसलम पर इन यूरोपियन साम्राज्यों की हुकूमत कायम करने के लिए वहाँ पर हमले किए जाते थे। तो वहाँ पर जो रूल करती थी वो वहाँ पे मुस्लिम हुकूमतें रूल करती, तो उस हुकूमत को हटाकर अपना जो बादशाह थे वो वहाँ पर कायम करने चाहते थे वो। तो उसी को ही, उन हमलों को ही क्रूसेड्स कहा जाता था, धर्म युद्ध कहते हैं उसको। यूरोप के ईसाई साम्राज्य जेरूसलम को और उसके आसपास के एरिया को कब्जा करने के लिए आते थे, लेकिन पहला क्रूसेड जीतने के बाद बाकी के 7 क्रूसेड ईसाई हार गए और मुस्लिम जीत गए।
पहला क्रूसेड मुस्लिमों की हारने की वजह ये थी कि मुस्लिम लोगों को पहला हमले में बिल्कुल भी ये समझने का मौका ही नहीं मिला कि किस तरह से हमला किया जाता है, उनकी लड़ने की जो टेक्निक है वो कैसी है, लड़ाई करने का जो कौशल है वो क्या है, वो कला नहीं जानते। तो ऐसे में मुस्लिम क्रूसेड हार गए, पहला वाला क्रूसेड मुस्लिम हार गए और जेरूसलम से हाथ धो बैठे। लेकिन इसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी के नेतृत्व में मुस्लिमों ने एकजुट किया गया और जेरूसलम पर हमला किया गया। नतीजा ये हुआ कि सलाहुद्दीन अयूबी ने ज़्यादा मार काट के बिना ही अपनी ताकत के दम पर क्रूसेड को हरा दिया और वापस से जेरूसलम को अपने कब्जे में ले लिया। सलाहुद्दीन अयूबी जेरूसलम पर कब्जा करने के बाद भी दूसरे धर्म के लोगों को सम्मान देते थे, चाहे वो ईसाई हो या यहूदी हो, दोनों वहाँ पर आज़ादी से एक साथ रह सकते थे और अपने धर्म को मान सकते थे। और अगर आप उस क्रूसेड में भी ध्यान से देखें तो आपको वहाँ पर यहाँ पर क्रॉस दिखेगा। देखिए आप क्रूसेड की पेंटिंग है ये, और यहाँ पर आप एक कपड़ों पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर सीने पे क्रॉस बना हुआ है, इनके झंडे पर क्रॉस बना हुआ होता है। तो इस तरह से ये सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस है उसको इस्तेमाल किया जाता है लड़ाई के मैदान में, क्रूसेड्स में। और अगर आप यहाँ पर पेंटिंग देखोगे इसकी भी, तो यहाँ पर भी आपको सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस है वो दिखेगा, जो शील्ड होती है कवर करने के लिए उस पर, और जो भाले वाले होते हैं उस पर भी सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस है वो दिखेगा। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता था। और क्रूसेड को बेहतर तरीके से जानने के लिए एक मूवी है किंगडम ऑफ हेवन, वो देख लीजिए आप। वो पहले क्रूसेड के बाद के जो सलाहुद्दीन अयूबी हमला करते हैं उसके ऊपर बनाई गई, ये बहुत ही अच्छी मूवी है, मैंने देखी है, ये काफ़ी शानदार मूवी है। ये रोमन एम्पायर दिखाया गया है इसमें। और ये जो क्रॉस है इसी चीज़ को ही ब्रिटेन ने कैरी ऑन किया और अपने झंडे में शामिल कर लिया। मैं आपको भारत के नेवी के झंडे दिखा देता हूँ। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो 1947 से लेकर 1950 तक इंडियन की नेवी में जो है ब्रिटेन का झंडा लगा हुआ होता था, क्योंकि उस समय पर जब भारत आज़ाद हुआ था तो तब इंडियन नेवी में बहुत सारे ब्रिटिशर्स काम करते थे। उनमें मोस्टली जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे ना वो ब्रिटिशर्स ही होते थे। तो तब भारत के झंडे में ब्रिटेन का झंडा होता था, भारत के इंडियन नेवी के झंडे में। लेकिन उसके बाद 1950 में ये बदल दिया गया और जो जहाँ पर इंडिया का जो झंडा है वो ब्रिटेन के झंडे के स्थान पर लगाया गया। ये 1950 से लेकर 2001 तक यही झंडा चला नेवी का। उसके बाद 2001 से लेकर 2004 तक इंडियन नेवी का जो झंडा है वो कुछ इस तरह से रहा। यहाँ पर भारत देश का एम्बलेम था, उसमें कुछ एंकर्स लगे हुए थे नीचे की तरफ, और यहाँ पर भारत का झंडा था। तो यहाँ पर जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया सिर्फ 3 साल के लिए। लेकिन इसके बाद इसको फिर से लाया गया, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो तब जब मनमोहन सिंह इस झंडे को वापस ला रहे थे, इस सेंट जॉर्ज के क्रॉस को वापस ला रहे थे, क्योंकि अगर देखा जाए हिस्ट्री में तो इंडियन नेवी की जो सबसे ख़तरनाक लड़ाई हुई थी ना वो 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी। वहाँ पर इंडिया की जो नेवी है उन्होंने बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले किया था बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। तो यहाँ पर ये हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो वापस से इस चीज़ को लाया गया कि हाँ कि हमारी ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हम इसको लेकर आएंगे ताकि हम आगे की जो जनरेशन है उसको समझा सके कि देखिए हमारी नेवी इस तरह की होती थी और तब ये हमारा झंडा तब से ही चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही इसके बीच में जो अशोक स्तंभ है उसको भी रख दिया गया, जो क्रॉस था सेंट जॉर्ज क्रॉस के बीच में अशोक स्तंभ रख दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो जो 2014 में जो बदला गया था 2014 में भी बदला गया है, तो सेम दिख रहा है। इसमें क्या ख़ास है? तो देखिए इसमें जो ख़ास है ना वो ये है कि जो 2004 में जो वापस लेकर आए थे तो उसमें जो अशोक स्तंभ थे उसमें सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ था। तो 2014 में जब इसको वापस से बदला गया तो यहाँ पर सत्यमेव जयते लेकर आ गया, बस इसका इतना माइनर चेंज था। तो ये यहाँ से तब से ऐसा आ रहा है, लेकिन अब 2 सितंबर को ये भी चेंज हो जाएगा। लेकिन सब सवाल ये आता है कि सरकार सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाना क्यों चाहती है भारतीय नेवी के झंडे से? तो देखिए इसके पीछे का कारण है भारत का कॉलोनियल पास्ट। मोदी जी ने भी ऐसा कहा है कि हम अपने कॉलोनियल पास्ट को भुलाने के लिए जो कुछ भी होगा वो सब करेंगे, और इसके लिए जो हमारी नेवी है सेंट जॉर्ज क्रॉस है उसको हटाना भी कॉलोनियल पास्ट को हटाने जैसा है। हाँ, वो कुछ भी नहीं चाहते जिससे ये लगे कि भारत अपनी गुलामी वाली आइडेंटिटी को लेकर आगे बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ नेवी के झंडे में ही ऐसा कर रहा है, बल्कि भारत अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भी बदल रहा है। आप देख सकते हैं जो गोल गोल दिख रही है ना ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग, ये हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ये एनिमेशन में दिखाया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और अगर आप इसके बराबर में देखोगे इसके सामने की तरफ तो ट्रायंगल में वो जो बन रही है बिल्डिंग वो हमारी नई बिल्डिंग बन रही है पार्लियामेंट की, जो कब तक बनेगी वो उसके बाद ही पता चलेगा कि कब शुरू हो जाएगी। लेकिन ये 2026 से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 2026 में ही भारत के देश के जो सांसदों की संख्या है वो बढ़ने वाली है। और तो उसके हिसाब से यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर
कम जो संख्या थी उसको फुलफ़िल करने के लिए नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है। और जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, ये भी हमारे जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बनाई थी कि भाई ये हमारी जो कॉलोनियल पास्ट है उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा था ना, क्योंकि भारत ने तो खुद से बनाई नहीं थी, ये बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो पार्लियामेंट बनाई गई थी उसी को ही हम कैरी ऑन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारी आइडेंटिटी को एज़ ए ब्रिटिशर्स स्लेव वो दिखाता है। लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ यही एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि हमारा जो राष्ट्रपति जी बैठते हैं रायसीना हिल्स में, जो राष्ट्रपति भवन है, वो भी हमारी अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है वो भी बनाई गई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है और सरकार ने उसको अडॉप्ट कर लिया और वहाँ पर सरकारी भवन स्थापित है, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक हो या साउथ ब्लॉक हो पार्लियामेंट के पास। अभी के लिए तो फ़िलहाल पार्लियामेंट का काम चल रहा है, आगे को कुछ और भी चलेगा, तो ये तो चलिए चलता ही रहेगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी तो हमें पता भी नहीं है कि जो नया झंडा होगा वो कैसा होगा, ये तो 2 सितंबर को ही पता चल पाएगा जब मोदी जी इसको अनवील करेंगे। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।